आज हम बात करेंगे इन्फ्लामेशन के बारे में। इन्फ्लामेशन क्या होता है, इन्फ्लामेशन के क्या कारण हैं, इन्फ्लामेशन में मेजर वास्कुलर इवेंट और सेल्यूलर चेंजेस क्या होते हैं, साथ ही इन्फ्लामेशन का ट्रीटमेंट और होम रेमेडीज क्या रहेगी। तो शुरू करते हैं आज का ज्ञान। इन्फ्लामेशन, जिसे हिंदी में प्रदाह कहा जाता है या शोथ कहा जाता है, यह एक प्रकार की नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म है जो किसी फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल स्टिमुलाई के कारण से होती है। इन्फ्लामेशन लोकलाइज होता है, अर्थात लोकल होता है, और ये तब होता है जब सेल या टिश्यू डैमेज होता है। इन्फ्लामेशन को आइटिस से रिप्रेजेंट किया जाता है, अर्थात कि शब्द के पीछे आइटिस लिखा हुआ आ रहा है तो इंडिकेट करता है इन्फ्लामेशन को, जैसे फेरिंजाइटिस, लेरिंजाइटिस, ग्लोसाइटिस, स्टोमेटाइटिस इत्यादि। कारण, इन्फ्लामेशन के कारण, तो इन्फ्लामेशन का मेन कारण जो है वो तो सेल या टिश्यू का डैमेज होना, और ये सेल और टिश्यू डैमेज जो हो सकते हैं वो हो सकते हैं या तो किसी बायोलॉजिकल एजेंट के कारण से, जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, प्रोटोजोआ, या किसी फिजिकल एजेंट के कारण से, हीट, कोल्ड, ट्रॉमा, इंजुरी या यूवी रेडिएशन इत्यादि, या किसी केमिकल एजेंट के कारण से, जैसे एसिड, बेस, एल्केलाइन इत्यादि, या इम्यूनिटी के कारण या इम्यूनोलॉजिकल जैसे एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का निर्माण। अब हम बात करते हैं इन्फ्लामेशन के पैथोलॉजी या इन्फ्लामेशन के अंदर होता क्या है। तो इन कारणों से मेनली क्या होगा, टिश्यू डैमेज होगा, और टिश्यू डैमेज होने के कारण से टिश्यू के अंदर मौजूद, कनेक्टिव टिश्यू में मौजूद मास्ट सेल जो है उसका स्टिमुलेशन होगा। मास्ट सेल स्टिमुलेशन के कारण से बहुत सारे केमिकल रिलीज होंगे जो इन्फ्लामेशन के अंदर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो मुख्य केमिकल रिलीज होते हैं उसमें होता है तो हिस्टामिन जो है वो मास्ट सेल और प्लेटलेट के द्वारा रिलीज होता है। इसके साथ ही बेसोफिल्स जो है वो भी हिस्टामिन को प्रोड्यूस करते हैं, ये एक वेसोडाइलेटर है। हिस्टामिन के साथ सीरोटोनिन रिलीज होगा, सीरोटोनिन ये भी वेसोडाइलेशन का काम करता है। इसको 5-HT मतलब 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन कहा जाता है, और ये परमेबिलिटी को भी इंक्रीज करता है। इसके अलावा प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन जो है वो वेसोडाइलेटर है, इसके अलावा प्लेटलेट को अट्रैक्ट करने का काम करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन के अलावा ब्रेडिकाइनिन जो है वो रिलीज होगा। ब्रेडिकाइनिन जो है ये भी कैपिलरी की परमेबिलिटी को बढ़ाता है और पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके अलावा WBC और मास्ट सेल जो है वो एक और केमिकल ल्यूकोट्राइन रिलीज करेंगे, और इसके अलावा प्लाज्मा के द्वारा कॉम्प्लीमेंट सिस्टम रिलीज होगा। ल्यूकोट्राइन कॉम्प्लीमेंट सिस्टम जो है वो भी इंफ्लामेटरी प्रोसेस जो है उसको स्टिमुलेशन का काम करते हैं। होता क्या है इसके अंदर, जो ये केमिकल जो रिलीज होते हैं, ये केमिकल क्या करते हैं, प्रारंभ में तो वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेंगे। उस वेसो कॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से ब्लड वेसल सिकुड़ जाएगी या कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, और एक कुछ समय के लिए ब्लड फ्लो जो है वो जो इंजुरी हुई है वहां पर कम होगा, जिससे संभावित ब्लीडिंग जो है वो कम हो। कुछ समय के बाद इन केमिकल के प्रभाव के कारण से क्या होगा, वेसोडाइलेटेशन होगा। वेसोडाइलेटेशन अर्थात ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाएगी, और वेसोडाइलेटेशन के कारण से इंजुरी साइट जो है वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। जो इंजुरी साइट जो है वहां पर ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा, और ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण से वहां पर ब्लड वॉल्यूम जो है उस एरिया के अंदर बढ़ जाएगा, और ब्लड वॉल्यूम बढ़ने के कारण से वहां पर रेडनेस होगी।
साथ ही साथ ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण से उस एरिया के अंदर मेटाबॉलिक एक्टिविटियां जो है वो बढ़ेगी। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने का कारण जो है वो एक तो हीलिंग है, उसके लिए सेल का बनना होता है इसलिए, और सेकंड चीज जो है वो हीलिंग के लिए। मेटाबॉलिक एक्टिविटी बढ़ने के कारण से वहां पर मेटाबॉलिज्म ज्यादा होगा, और मेटाबॉलिज्म ज्यादा होने के कारण से हीट का प्रोडक्शन होगा, अर्थात वहां पर हीट होगी, एरिया गर्म महसूस होगा। अगली चीज वेसोडाइलेशन होगा। वेसोडाइलेटेशन के कारण से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी, और ब्लड वेसल्स डायलेट होने के कारण से कैपिलरी की परमेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी। कैपिलरी परमेबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगी, बढ़ जाएगी, मतलब कैपिलरी जो है वो डायलेट हो जाएगी। उनके बीच में जो सेल है, सेल के बीच में जो गैप होता है वो बढ़ेगा। गैप बढ़ने के कारण से पारगम्यता जो है वो इंक्रीज होगी। कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण से वहां पर फ्लूइड का ट्रांससुडेशन होगा, मतलब फ्लूइड जो होगा वो मूव करेगा, वेसल से निकल के इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आएगा। फ्लूइड वेसल से निकलकर इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आ जाएगा, और वहां पर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन होगा, और फ्लूइड के एक्यूमुलेशन के कारण से वहां पर एडिमा होगा। अगली चीज प्रोस्टाग्लैंडिन जो केमिकल होता है, ब्रेडिकाइनिन केमिकल होता है, ये क्या करेंगे, नर्व को स्टिमुलेट करेंगे। जो इंजुरी साइट जो है वहां की नर्व को ये स्टिमुलेट करेंगे, और नर्व स्टिमुलेशन के कारण से वहां पर क्या होगा, पेन होगा। पेन साथ ही साथ एडिमा हो रहा है, उसके कारण से वहां की जो जॉइंट मूवमेंट जो है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी, मतलब रिड्यूस हो जाएगी मूवमेंट, और रिड्यूस मूवमेंट के कारण से वहां पर क्या होगा, लॉस ऑफ फंक्शन, मतलब ऑर्गन जो है वो काम करना बंद कर देगा। अगली चीज क्या होगी, वहां पर ये केमिकल जो होता है ल्यूकोट्राइन और कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ल्यूकोट्राइन जो होता है वो क्या करेगा, एक्टिवेट करेगा एंडोथेलियल जो होती है वास्कुलर की, उसको एक्टिवेट कर देगा। साथ ही साथ कैपिलरी की परमेबिलिटी बढ़ने के कारण से फ्लूइड वॉल्यूम जो है वहां पर ज्यादा होगा, मतलब ब्लड कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। ब्लड कॉन्सेंट्रेशन के कारण से वहां एक तरह से स्टेसिस की कंडीशन उत्पन्न होगी, और स्टेसिस की कंडीशन के कारण से वहां पर डब्ल्यूबीसी जो है वो इकट्ठे हो जाएंगे। वही डब्ल्यूबीसी जो है वह वेसल्स के सेंटर में थे, ब्लड वेसल्स के सेंटर में थे, वहां से वो रोलिंग करते हुए कहां पर आएंगे, रोलिंग करते हुए डब्ल्यूबीसी जो है वो वॉल की तरफ आएंगे, और वॉल की तरफ आने के बाद वो अडेर हो जाएंगे, मतलब चिपक जाएंगे। वॉल पर चिपकने के बाद डब्ल्यूबीसी जो है उसका इमिग्रेशन होगा, मतलब सेल के बीच में जो स्पेस जो है वहां से डब्ल्यूबीसी निकल के बाहर आएंगे, वेसल्स से निकलकर बाहर आएंगे, और इंजुरी साइट है वहां पर आएंगे। वहां आने के बाद वहां पर क्या होंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे, इकट्ठे हो जाएंगे। मींस क्या होगा, डब्ल्यूबीसी का माइग्रेशन होगा। डब्ल्यूबीसी का वहां माइग्रेशन होगा, डब्ल्यूबीसी वहां जाकर इकट्ठे हो जाएंगे, और एक तरह से क्या करेंगे, वहां एक वॉल का निर्माण कर देंगे, जिसे वॉलिंग ऑफ कहा जाता है। इस वॉलिंग ऑफ के कारण से जो भी पैथोजन जो है वो बॉडी में आगे प्रवेश नहीं करेंगे। मींस एक तरह से ये क्या कर लेगा, इन्फेक्शन को उस एरिया के अंदर रोक लेगा। इसलिए ये एक तरह का इन्फ्लामेशन डिफेंस मैकेनिज्म कहा जाता है इसको। उसके बाद वहां पर डब्ल्यूबीसी जो है वो फिर फेगोसाइटोसिस करेगा। फेगोसाइटोसिस का अर्थ होता है कि डब्ल्यूबीसी द्वारा एंगल्फ करना। जो भी पैथोजन जो होता है उसको वो एंगल्फ कर लेंगे, अपने अंदर ले लेंगे, और उसको फिर लाइसोसोम एंजाइम के द्वारा उसको डिस्ट्रॉय या नष्ट कर दिया जाएगा। और फेगोसाइटोसिस के फलस्वरूप वहां पर क्या बनेगा, पस का निर्माण होगा, पस का फॉर्मेशन होगा। आगे क्या होगा, इसके अंदर कुछ समय बाद ये जो केमिकल होते हैं वो ब्लड फ्लो को इंक्रीज करेंगे। ये जो डर्बिश जो इकट्ठी हुई थी वो डर्बिश जो है वो वहां से वॉश आउट होगी, मतलब वहां से हटेगी, और हटने के बाद वहां पर क्या होगा, हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। और हीलिंग के साथ साथ ही वहां पर फाइब्रोसिस होगा। ये था मेन
पैथोलॉजी जो होती है इन्फ्लामेशन की वो। अब हम बात करेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी के बारे में, मतलब इन्फ्लामेशन जो है उसको कैसे उसको ठीक करेंगे। इसके लिए जो काम में ली जाती है वो कहलाती है एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशन या एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। जो एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग काम में ली जाती है वो होती है एक तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करती है, मेनली जब भी टिश्यू डैमेज होता है तो सेल के ऊपर फॉस्फोलिपिड जो होते हैं, मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होते हैं, वो फॉस्फोलाइपेज एंजाइम के द्वारा वो कन्वर्ट होते हैं आर्किडोनिक एसिड के अंदर, और वही आर्किडोनिक एसिड जो होता है वो बाद में जाके हिस्टामिन, सेरोटोनिन और ग्लूकोट्राइन जो केमिकल जो होते हैं उसमें बदलता है। तो वो कन्वर्ट नहीं हो उसके लिए जो दिया जाता है वो दिया जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो होते हैं वो मेनली फॉस्फोलाइपेज एंजाइम को इनहिबिट करते हैं, जिससे केमिकल जो है वो नहीं बन पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर कॉर्टिकोस्टेरॉइड में जो दिए जाते हैं डेक्सोना है, प्रेडनिसोलोन है, बीटामिथाजोन है इत्यादि। सेकंड जो चीज यूज की जाती है, मोस्ट कॉमनली यूज की जाती है, वाइडली यूज की जाती है, वो होती है NSAID। नॉर्मली क्या होती है कि प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन बनते हैं जो पूरे इन्फ्लामेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये आर्किडोनिक एसिड जो है उससे बनते हैं, जो एक एंजाइम कॉक्स के कारण से बनते हैं, उसको इनहिबिट करने के लिए NSAID दी जाती है। NSAID ड्रग दी जाती है। ये NSAID ड्रग जो है वो प्रोस्टाग्लैंडिन और ब्रेडिकाइनिन, खास करके प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है और इन्फ्लामेशन के प्रोसेस को बढ़ाती नहीं है। NSAID ड्रग में जो काम में ली जाती है वो होती है पैरासीटामोल, डाइक्लोफेनेक, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन, निमुसलाइड इत्यादि। इसके अलावा जो काम में लिए जाते हैं वो हिस्टामिन रिलेटेड है, जैसे एलर्जिक यदि है, एलर्जिक के कारण से इन्फ्लामेशन हो रहा है तो उसके लिए एंटी हिस्टामिन जो है वो ड्रग काम में ली जाती है। एंटी हिस्टामिन जैसे सिट्रिजिन है, साइक्लोहेपेरिन है, ये भी इन्फ्लामेशन को कम करने में हेल्प करती है। इसके अलावा एक और ड्रग है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो है वो मेनली WBC के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम जो होते हैं, WBC के अंदर जो लाइसोसोमल एंजाइम जो होता है उसको इनहिबिट करती है। मींस एक तरह से ये फेगोसाइटोसिस जो प्रक्रिया जो है उसको इनहिबिट का काम करती है और इससे इन्फ्लामेशन को ये कम करती है। तो ये थी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग या मेडिकेशन और उनके एक्शन किस तरह से काम करती है। होम रेमेडीज जो है एंटी इन्फ्लामेशन के लिए हम क्या काम में ले सकते हैं, वो है RICE, राइस। R फॉर रेस्ट, इन्फ्लामेशन की कंडीशन में हमें रेस्ट लेना है। सेकंड आइस एप्लीकेशन। आइस एप्लीकेशन जो है या कोल्ड कंप्रेस, जब भी कहीं पर चोट लग जाती है तो चोट लगने पर तुरंत ही क्या करना है, आइस एप्लीकेशन करना है, बर्फ की सेक करनी है। आइस एप्लीकेशन के कारण से होगा क्या, आइस एप्लीकेशन के कारण से वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन के कारण से ब्लड फ्लो जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, और जैसे ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा वहां एडिमा की कंडीशन और रेडनेस नहीं होगी। साथ ही साथ केमिकल जो है वो भी नहीं बनेंगे, मतलब पेन में भी उसको रिलीफ मिलेगा। इसके बाद C फॉर कंप्रेशन। कंप्रेशन देना है। कंप्रेशन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं कि एडिमा जो है उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ब्लड फ्लो जो है उसको हम कम करेंगे, और ब्लड फ्लो कम होगा तो एडिमा भी कम होगा, साथ ही साथ पेन भी कम होगा। इसके अलावा E फॉर एलिवेशन। इन्फेक्टेड पार्ट या इंजुरिड पार्ट जो है उसको एलिवेट रखना है, जहां पर भी चोट लगे उसको एलिवेट रखना है। एलिवेट रखने के कारण से ग्रेविटी के द्वारा जो ब्लड फ्लो हो रहा है वो कम होगा, और ब्लड फ्लो कम होने के कारण से वहां पर वैसोडाइलेटेशन या रेडनेस, एडिमा की कंडीशन वहां कम होगी। तो ये था मेन इन्फ्लामेशन। थैंक यू। अच्छा लगा।